हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पेपर, जो इस बार ओपन बोर्ड में आने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे भाई, इस पेपर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको जानेंगे और कुछ क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि आप भी अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो चलते हैं। यदि मैं इस पेपर में पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका पहला क्वेश्चन आपका कि पहला क्वेश्चन ये, आपके पास एक ग्राफ दे रखा है। आपके पास क्या दे रखा है भाई, एक ग्राफ दे रखा है, 1 2 3 कुछ इस प्रकार है। इस अक्ष पर आपको समय दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और जो आपकी y अक्ष है उस पर आपको वेग दे रखा है, उस पर आपको वेग दे रखा है। वेग कुछ इस प्रकार है 2 4 6 और हमें इस प्रकार कोई ग्राफ दे रखा है और हमें पूछा है कि ग्राफ की मदद से आप त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा भाई, त्वरण हमें पूछा है। तो त्वरण क्या होता है आपका, वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है भाई, वेग बटा समय को हम क्या कहते हैं, हम वेग बटा समय को त्वरण कहते हैं। तो आपका वेग किसी निश्चित बिंदु पर यदि मैं तात्क्षणिक वेग की बात करूं तो वेग कितना आपका 2 और टाइम कितना 1, तो 2/1 किसी भी बिंदु पर ले सकते हो आप इस बिंदु पर ले सकते हो। तो वेग कितना 4 और इसके सापेक्ष टाइम कितना 2, तो 4/2 ये भी कितने आएगा भाई, 2 आएगा। तो हमारा त्वरण क्या आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा त्वरण आ गया। तो त्वरण आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल वेग बटा समय का फॉर्मूला लगाना है। आगे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 मीटर त्रिज्या, आपको त्रिज्या दे दी आपको 2 मीटर। और अगला आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वृत्ताकार पथ पर एक कण की चाल दे दी भाई, चाल दे दी 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे से चक्कर लगा रहा है, पिंड पर लग रहे बल द्वारा किए गए कार्य की गणना। हमें क्या पूछा भाई, कार्य की गणना पूछी है, कार्य कितना होगा। तो यदि मैं बात करूं पहले बल कितना लगेगा, क्या बात करूं भाई, बल कितना लगेगा आप, क्योंकि कार्य आपका क्या होता है भाई, बल गुना विस्थापन होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले मैं बल की बात करूं तो बल आपका क्या होगा, यदि वृत्त है भाई, यदि वृत्त है यानी इस बिंदु से चला वापस इस बिंदु पर आके रुक गया, तो विस्थापन क्या होगा भाई, 0। बल बराबर क्या होता है भाई, कार्य निकालते हैं सीधा, कार्य बराबर F गुना S, यानी हमारे पास होता है बल गुना विस्थापन, यानी इस बिंदु से चला वापस इसी पर आके खत्म, यानी विस्थापन क्या होगा 0। तो इस विस्थापन 0 के कारण हमारा कार्य क्या होगा भाई, 0 होगा या नहीं होगा, तो हमारा कार्य क्या होगा, इसका 0 होगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, नोट करो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है। और 4 ऑप्शन आपके पास, रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी आपका सूक्ष्म तरंगे, आगे ऑप्शन सी आपका ध्वनि तरंगे, और ऑप्शन डी आपका अक्ष किरणें। और आपको बताना है कि भाई इसकी अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी नहीं है। तो जो रेडियो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है, सूक्ष्म तरंगे भी अनुप्रस्थ और अक्ष किरणें भी अनुप्रस्थ किरणें होती है। तो अनुप्रस्थ किरण का उदाहरण नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है। जो आपकी ध्वनि तरंग है, वो कैसी तरंग नहीं होती भाई, वो अनुप्रस्थ तरंग कभी भी नहीं होती। ये आपका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों अब क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करते जाइए।
जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो इस बार आपके ओपन बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, तो चौथा क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से कौन सी गैस रोकती है। क्वेश्चन क्या आपका कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से कौन सी गैस रोकती है। कौन सी गैस रोकती है, तो उस गैस का आपको नाम बताना है। तो वह गैस कौन सी होती है भाई, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो वो गैस होती है ओजोन गैस। कौन सी गैस भाई, ओजोन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन गैस। क्या होगा, ओजोन गैस इसका आंसर होगा, यानी O3 गैस इसका आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक बताइए। तो अस्थायी मात्रक, प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। क्या होता है दोस्तों, ओम गुणा मीटर इसका अस्थायी मात्रक होता है। तो आपको क्या लिखना है भाई, ओम गुणा मीटर। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ओम गुणा मीटर लिख सकते हो आप। तो ये इसका आंसर सही होगा। आगे छठा क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको एक चित्र दे रखा है। आपको क्या दे रखा है भाई, एक चित्र दे रखा है। ये 5 ओम है, कितना, 5 ओम। प्रतिरोध है 5 ओम, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा भाई, और आगे वापस 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, और नीचे इसके समांतर क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर बिंदु y दे रखा है। तो आपको पूछा है कि अक्ष व y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो अक्ष है और ये जो y है, इसका आपको मान पूछा है, यानी आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है कि अक्ष और y के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। अक्ष व y के बीच तुल्य प्रतिरोध अगला पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध। ये आपको बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जो श्रेणी क्रम में उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो, और जो समांतर क्रम में उन्हें समांतर क्रम में जोड़ो, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार करना है ये देखिए। पहले ये जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा है वो क्या भाई, एक श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 5 का 5 लिखूंगा, ठीक है। और ये भी क्या है, 5 ओम श्रेणी क्रम में। तो 5 + 5 कितना हो गया भाई, 10 ओम। 10 ओम श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। क्योंकि R बराबर होता है भाई फॉर्मूला R1 + R2, यदि श्रेणी क्रम में हो तब। अब यदि समांतर क्रम की बात करूं तो 1/R बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई 1/R1 + 1/R2, और ये दोनों 10-10 ओम किस क्रम में लगे भाई, समांतर क्रम में। किस क्रम में, ये समांतर क्रम है इनका, ठीक है। आगे 1/R, हमें R का मान चाहिए, तो 1/10 लिखूंगा, तो 1/10 + 1/10, क्योंकि R1 का मान कितना है भाई, R1 का मान आपके पास 10, R2 का मान भी 10। आगे 1/R बराबर, इनको सोल्व किया तो क्या है भाई, 2/10, 5 2 के पड़े से कट गए, 1/5। R का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यानी इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5। अब ये 5 और ये इनके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ये 5 ओम, ठीक है। ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ओम का और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है भाई, 5 हो गया, आ गया। तो R बराबर R1 + R2 होता है, नहीं होता, श्रेणी क्रम में होता है। इनका कितना है, 10 ओम, तो 10 प्लस, और आगे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है भाई, 5, तो 10 + 5, टोटल R कितना हो गया, 15 ओम। यानी अक्ष व y के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध होगा भाई, 15 ओम का प्रतिरोध होगा। बता सकते हो आसानी से। जो श्रेणी क्रम में उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है,
और जो समांतर क्रम में उन्हें आपको समांतर क्रम में जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उतारने में। आगे आपका अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण होता है। आपका क्वेश्चन क्या भाई, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ रंग प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है, ये तो प्रश्न है भाई, कौन सी घटना के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया कि यदि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल, और प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो उस घटना का नाम होता है दोस्तों परिकिरण। क्या होता है भाई, परिकिरण। तो इसका आंसर क्या होगा, परिकिरण की घटना। ये लो इसका आंसर आ गया आपके पास। आगे अगला क्वेश्चन आपका कि क्रांति कोण पर आपतित किरण के लिए सही किरण चित्र। तो आपके पास इसमें 4 चित्र बने हुए हैं, शायद इस कैमरे में आपको हो सकता है उल्टे दिखाई दे, या फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 चित्र बने हुए हैं और हमें पूछा है कि क्रांति कोण पर आपतित किरण का सही चित्र। तो मैं सही चित्र बना रहा हूं, केवल जो आपका आंसर है वो केवल लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या आपका, क्रांति कोण IC पर आपतित किरण के लिए सही किरण चित्र है। आपको सही किरण चित्र बताना है और आपके पास 4 चित्र बने हैं। तो इसका आंसर लिख रहा हूं दोस्तों, कौन सा आपका किरण चित्र सही होगा। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आंसर है, यानी ये कोण कौन सा होता है आपका, IC क्रांति कोण होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर वायु है भाई, यहाँ पर कांच, यानी प्रकाश जगत माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो किरण अभिलंब से दूर उठती है भाई, और किरण हटते हटते यहाँ तक आ गई। ठीक है, यदि किरण क्या हो गई, तल के समांतर हो जाए तो बना कोण क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या होता है, क्रांति कोण होता है या नहीं होता। तो ये चित्र आपका एकदम सही होगा, ये चित्र आपका एकदम सही होगा, जिसमें आपकी ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये आपकी अपवर्तित किरण होगी और ये आपकी आपतित किरण। तो ये चित्र आपको दिखे वो राइट करके आपको आना है। आगे आपका 9वां क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इनके यदि आपको बुक में आंसर नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, यदि बुक में मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अर्धचालक डायोड में अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर प्रतिकर्षण करता है। विभव प्राचीर प्रतिकर्षित करता है। तो अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर प्रतिकर्षित कौन करता है भाई। तो आपके पास ऑप्शन है, दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यक आवेश वाहक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेश वाहक करते हैं। और तीसरा भाई बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों आवेश वाहकों को दोनों क्या करते हैं भाई, जो दीवार बनी होती है, जो प्राचीर प्रतिकर्षित दीवार बनी होती है, उन्हें दोनों पार करते हैं। ऐसा नहीं, हमें हमारा आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा अल्पसंख्यक आवेश वाहक पार करते हैं। क्या होगा भाई, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या करते हैं, इस दीवार को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 10वां क्वेश्चन क्या है,
आप अपने दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो वीडियो शेयर कर दो जल्दी सी। आगे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो 10वां क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन कि मॉड्यूलन का प्रयोग कहां पर होता है। मॉड्यूलन का प्रयोग होता है, कहां पर होता है ये आपको बताना है। तो बैंड विस्तार को कम करने के लिए, बिन उपभोक्ताओं के संप्रेषणों के प्रत्यक्ष के लिए, विशाल दूरियों तक सूचना के प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए, एंटीनाओं के व्यवहारिक प्रयोग को संभव बनाने के लिए। तो मॉड्यूलन का प्रयोग होता है दोस्तों विशाल दूरियों तक सूचना के संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, विशाल दूरियों तक सूचना के संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मॉड्यूलन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या आपका 11वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का द्वितीय गति का नियम लिखो। तो आपको न्यूटन का द्वितीय गति का नियम लिखना है। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम लिखना आपको दोस्तों। और आगे अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि आपको द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा आपको 2 kg और त्वरण दे रखा आपको, त्वरण कितना दे रखा भाई, त्वरण आपको दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें पूछा है कि वायु में गिर रही गेंद पर वायुकर्षण ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दे दिया भाई, एक द्रव्यमान दे दिया, ठीक है, और त्वरण दे दिया, और हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पूछा है, यानी बल पूछा है। क्या पूछा आपको, बल ज्ञात कीजिए। बल क्या होता है, F गुणा F बराबर क्या होता है भाई, F बराबर अन्य होता है नहीं होता, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है आपका, बल होता है। ठीक है, द्रव्यमान कितना दे दिया आपको 2 kg, त्वरण कितना दे दिया 8, तो 2 × 16, तो 16 न्यूटन आपका बल होगा। बल कितना आ गया, 16 न्यूटन आ गया। तो आपको न्यूटन के गति का नियम बताना है और ये एग्जाम्पल एक सोल्व करना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पहले आपके 10 क्वेश्चन थे वो ऑप्शनल क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के। अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2-2 नंबर के आएंगे। तो अब आप क्वेश्चन लिखो भाई। अगला 12वां क्वेश्चन क्या होगा, तो 12वें क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं कि 1.0 मीटर लंबे एवं 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के सिरे से 50 kg का भार लटकाया जाता है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन आपका यदि तार 0.10 सेंटीमीटर खींचता है, 0.10 सेंटीमीटर खींचता है, तो तनन प्रतिबल व तार की विकृति ज्ञात कीजिए। तार की विकृति ज्ञात करो। और जी का मान दे दिया भाई 9.8। तो ये न्यूमेरिकल आपको करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, तनन प्रतिबल और तार की विकृति ज्ञात करना है। और जो आपके पास आंसर है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यदि आपसे नहीं हो तो भी कमेंट में बताना, ताकि मैं इसका आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन करा सकूं। इस वीडियो में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप आगे। 13वां क्वेश्चन आपका कि ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखे। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई एक द्विपरमाणु गैस अणु की कुल ऊर्जा ज्ञात करो। कुल ऊर्जा
ज्ञात करो। तो हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा था, एक तो समय विभाजन का नियम बताना है और एक भी परमाणु गैस अणु की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको कि कुल ऊर्जा क्या होगी। आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो ना साथ में, ऐसा ना हो बाद में रह जाए आपके क्वेश्चन। तो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है भाई, चौथा क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध R1 R2 को परस्पर समांतर क्रम में V वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। क्या कह रहा है भाई, आपके पास एक R1 है और दूसरा R2 प्रतिरोध है और उन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है भाई, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये दो समांतर क्रम में जोड़ दिया और आगे क्या कह रहा है कि V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्या लगी है आपकी, V वोल्ट की बैटरी, एक बैटरी लगी है भाई, ठीक है। और हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा है जो क्या करे भाई, बैटरी को नाप रहा है और उसमें एक क्या लगा भाई, एमीटर लगा है जो धारा का मापन कर रहा है। और हमें कह रहे हैं कि आवश्यक चित्र, तो आवश्यक चित्र आपको ये बनाना है भाई, आवश्यक चित्र आपको ये बनाना है और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध आएगा आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके इसमें दिखाना है और ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे जो आपका 15 क्वेश्चन है वो क्या है, आगे 15 क्वेश्चन है कि एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर का नियम लिखो, एम्पियर का नियम लिखो। एक अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक में I धारा के मान में प्रवाहित होने पर इससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करो। तो एक अनंत लंबाई के धारावाहक चालक में I मान की धारा बह रही है। क्या हो रहा है भाई, I मान की धारा प्रवाहित होने पर इससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है आपको, B की गणना करो। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एम्पियर का नियम लिखना है और एक अनंत लंबाई का धारावाहिक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उस धारा के कारण जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी आपको क्या करना है, गणना करनी है। आगे जो आपका 16 क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक उभयोतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक उभयोतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो, जिसकी दोनों परतों की वक्रता देगी, दोनों परतों की वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई, वक्रता त्रिज्या आपके पास 39 सेंटीमीटर, यानी दोनों की वक्रता त्रिज्या आपके पास समान है। एवं जो कांच है, आपको अल्पतमांक दे दिया भाई, अपवर्तनांक दे दिया, अपवर्तनांक है ना 1.54 मिलीमीटर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो आपके पास हमारे पास सामने दिए भाई त्रिज्या दी हुई है, दोनों की वक्रता त्रिज्या और जो कांच का अपवर्तनांक वो दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करनी है, आपको इस लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। आगे 17वां क्वेश्चन नोट करो भाई। आपका 17वां क्वेश्चन है कि अक्ष किरणें कैसे उत्पन्न होती है, अक्ष किरणें कैसे उत्पन्न होती है। आपको बताना है भाई अक्ष किरणें कैसे उत्पन्न होती है। अक्ष किरणों से कोई दो गुण लिखने हैं, अक्ष किरणों के कोई दो गुण बताओ, कोई
कोई दो गुण बताओ। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको ये बताना है इसमें कि एक्स किरणें कैसे उत्पन्न हो रही है और एक्स किरणों की कोई दो गुण आपको बताने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे तो आपका अगला क्वेश्चन है भाई 18वां क्वेश्चन। आपको क्या दे दिया 18 में सोडियम का कार्यफलन दे दिया कि सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसकी डेली आवृत्ति ज्ञात करनी है। इसकी डेली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसकी डेली आवृत्ति ज्ञात करो। तो हमारे पास इस कार्यफलन दिए रखा है भाई और डेली आवृत्ति पूछिए तो डेली आवृत्ति की आपको गणना करनी है। आगे जो आपका 19वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि चित्र बनाकर पीएन डायोड संधि में अवच्छेद क्षेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। चित्र बनाकर पीएन संधि डायोड में अवच्छेद क्षेत्र की संरचना की व्याख्या करनी है। संरचना की व्याख्या करो। ये आपका क्वेश्चन है। तो पीएन संधि डायोड भाई इस साइड पी भाग और इस साइड एन भाग और बीच में जो अवच्छेद परत बन रही है उसकी संरचना की आपको क्या करना है? व्याख्या करनी है। आगे आपका 20वां क्वेश्चन है कि विषय के दो पार्ट है भाई। विषय के दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो ए है पृष्ठ तनाव की परिभाषा पूछ रहा है। अगला कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखो। पृष्ठ तनाव की परिभाषा और SI मात्रक व विमा। SI मात्रक बताओ भाई पृष्ठ तनाव का और पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव का मात्रक बताओ। तो ये आपको बताना है। आगे आपके पास है भाई कि एक 8 त्रिज्या और rho घनत्व का गोलाकार पिंड सिग्मा घनत्व के द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरा। इसका अंतिम वेग ज्ञात करो। एक 8 त्रिज्या दे रखी है r और rho घनत्व का गोलाकार पिंड सिग्मा घनत्व के द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसका अंतिम वेग ज्ञात करो। इसका अंतिम वेग ज्ञात करो। तो आपको अंतिम वेग ज्ञात करना है। ठीक है, कर सकते हो आसानी से क्वेश्चन। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का ए पार्ट और 2 नंबर का बी पार्ट। आगे आपका जो 21वां क्वेश्चन है वो है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना आपको और इसकी सीमाएं लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो और इसकी सीमाएं भी लिखो। तो आपको ऊष्मागतिकी का पहला नियम लिखना है और क्या करना है? उसकी सीमाएं लिखनी है। इसका जो बी पार्ट है वो आपका कि एक कार्नो इंजन 800 केल्विन ताप वाले स्रोत से 200 कैलोरी की ऊष्मा लेता है। 200 कैलोरी की ऊष्मा लेता है। और क्या पूछ रहा भाई
और 150 कैलोरी 150 कैलोरी सिंक को निष्क्रिय करता है, सिंक को निष्क्रिय करता है। अब गणना करनी है आपको कि गणना करो भाई, गणना करो। किस किस की गणना करनी है आपको कि सिंक का ताप क्या होगा, सिंक का ताप। दूसरे में आपको इंजन की दक्षता की गणना करनी है, इंजन की दक्षता की गणना करो, दक्षता की गणना करो, ये दक्षता क्या होगी। तो ये 21 क्वेश्चन आपके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार आपको इसको करना होगा।